जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, एक नई कोशिश कर रहा हूं। कोशिश ये है कि हम हर रोज कोशिश या फिर डेली तो रखेंगे 10 क्वेश्चंस यूपीएससी के पीटी के अपलोड करेंगे। कोशिश करेंगे बाद में मेंस के भी क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया जाए, लेकिन ये क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। आज उसका पहला एपिसोड है, पहले 10 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं। तो टॉपिक का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो मतलब ये सबसे बढ़िया वाले लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को फॉलो कर कंसिडर कीजिए। पहला, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। ये वर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर शब्द का नाम है एनवायरनमेंट। बच्चे यहाँ पहली जगह पे कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा, कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। उसके बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। देखो, तीनों जगह एनवायरनमेंट है, यानी तीनों में से यहाँ अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में बॉक्स जरूर बना ले करेक्ट में सही का निशान लगा लें, रॉन्ग में गलत का निशान लगा लें। कोशिश कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर इज या आर नॉट लिखा होता है और बच्चा आता जाता क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। सबसे पहले यहाँ एक टर्म है एनवायरनमेंट, याद रखो। बच्चा यहाँ कंफ्यूज करेगा एटमॉस्फेयर से। एक बार इसका हिंदी का और देख लेंगे, फिर आगे नोटिस करते हैं। इसमें अगर हिंदी वाले में देखें तो हिंदी की टर्म आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग, वही पोल्ट्री, पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। यानी यहां पर भी वो की टर्म है। मैं हिंदी मीडियम वालों को भी साथ साथ ही बता रहा हूं कि आप देखेंगे यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्यावरण, यहां पर भी पर्यावरण है, वातावरण नहीं है। बच्चा यहां कंफ्यूज रहता है पर्यावरण वातावरण में। पर्यावरण ये बात याद रखिए। दूसरा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? अब यहां पर देखो, नहीं है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के अंदर। जब आप कर रहे होते हो तो यहां समझ लीजिएगा, आपको ये चीजें ध्यान देनी होती हैं। एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज या कहाँ कर रहा है या बेवकूफ कहाँ बना रहा है। और बच्चे, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं और ऐसे में आता जाता क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्वेश्चन कैसे आया। देखो, बहुत सिंपल, यही एक बढ़िया सा मैटर है कि हम असलियत में, मैंने जानबूझकर वो एनवायरनमेंट शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि कोई भी यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो है वो ये नाइट्रोजन साइकिल पढ़ के ही जाएगा। उसके पास ऑप्शन नहीं है नाइट्रोजन साइकिल बिना पढ़े जाने का। ठीक है, वो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ के ही जाएगा। अब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ के ही जाते हो तो इसका सबसे बड़ा की फैक्टर जो है वो क्या है? की फैक्टर ये कि यहां पर हम एटमॉस्फेयर देखते हैं और नॉर्मली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वहां यूपीएससी वालों ने आपके साथ जो खेल किया वो क्या था? वो खेल था वातावरण की जगह पर्यावरण लिख दिया। पर्यावरण के अंदर ये सब चीजें आएंगी। पर्यावरण में मिट्टी भी आ जाती है, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, हवा भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है, सब आ जाता है। और वायुमंडल में या वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर, उसमें केवल और केवल वायुमंडल आएगा। तो यहां पर नॉर्मली हमसे सवाल एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का पूछा जाता है। अब यहां आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देखेंगे कि हमने मतलब जब 6ठी 7वीं क्लास से बच्चा इस नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ना शुरू कर देता है और यहां पर देखता है क्या, पहला शब्द मतलब देखता क्या क्या है कि भाई यहां पर ये साइकिल इस तरीके से है, नाइट्रोजन ऐसे फिक्स होती है और ऐसे जाती है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वो सॉइल में चले जाते हैं, बैक्टीरियाज भी सॉइल में वो फिक्स करते हैं और सब चीजें।
तो यहां इसको अगर जिसने भी पढ़ा है तो इसका की फैक्टर कौन कौन से हैं वो समझिए कि सबसे पहले एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर की जो सॉइल्स होती हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके के पौधे पेड़ पौधे लगे रहते हैं और वो नॉर्मली किसी ना किसी फॉर्मेट में ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिलीज करते रहते हैं। दूसरा, कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। बिल्कुल सीधी सी बात है, उनके पेट में जितने भी वो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके पेट के अंदर जो गैस है उसमें मीथेन और अमोनिया बनती है, मीथेन और अमोनिया उनके अंदर बनती है। और तीसरा, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पोल्ट्री इंडस्ट्री इस तरीके से जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज करती है, इसलिए इसका आंसर आपको डी मिलेगा। मैंने इस क्वेश्चन को दिखाया, भाई देखो क्या होता है ना कि हमने इस क्वेश्चन की ट्रिक ढूंढ दी है। कौन सा सीधा सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारे का सारा साफ नजर आ जाएगा कि नाइट्रोजन साइकिल मैं अभी यहां तो पढ़ाने वाला नहीं हूं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो देख लेंगे। हाँ, हमारा एनसीईआरटी का कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर हम ये पढ़ाते हैं तो नॉर्मली हमारे को लगता है कि ये सब चीजें कॉमन सी बात है। अब आगे, मतलब हम ये पढ़ाते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स ने तो ये क्वेश्चन किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बालक भी होते हैं जो कि ये टॉपिक नहीं कर पाते। अब अगला है व्हाट इज कॉमन टू नो द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर और कंसबाती। अलियार और ईसापुर, ये तीन हैं। तो ये तीन को हम किस तरीके से देखते हैं, अलियार, ईसापुर, कंसबाती। अब देखो 2019 का ही क्वेश्चन है क्योंकि पेपर ही 2019 का उठाया है। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सवाल कहां से बना, फिर उसके बाद हमें इसके जवाब ढूंढने हैं कि भैया सवाल बना है यहां से। समझिए, तीन नाम है अलियार, ईसापुर और कंसबाती। हिंदी में देख लेंगे, अलियार, ईसापुर, कंसावती जो है ये ज्ञात स्थानों में क्या समानता है, कैसे ये एक जैसे हैं। जैसे यूरेनियम निक्षेप यानी वहां यूरेनियम मिला है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यानी यहाँ पर जो है रेन फॉरेस्ट्स हैं, भूमिगत गुफा तंत्र, अंदर ही अंदर बड़ी सारी गुफाएं बन गई हैं, या जल भंडार, इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट्स। अभी अभी जो यूरेनियम के जो भंडार मिले हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, अंडरग्राउंड केव सिस्टम और वाटर रिजर्वायर। मेरा मन था इसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं कि असलियत में आया कहां से है। ये देखिए, पेपर हुआ था लगभग मई-जून 2019 में, लेकिन जनवरी 2019 में द हिंदू की एक वो आर्टिकल है जिसमें तमिलनाडु एग्रीज टू रिलीज वाटर फ्रॉम शोलायार एंड अलियार। सोचकर देखिए, ये एक द हिंदू की रिपोर्ट है, यानी बच्चा इसे पढ़े तो उसे पता होना चाहिए कि शोलायार अलियार क्या है। अच्छा, दूसरा 23 जनवरी की रिपोर्ट में डिनाइड अलियार वाटर, फार्मर्स ब्लॉक्ड रोड, मतलब अलियार का पानी रोक दिया गया तो किसानों ने जो है सड़क बंद कर दी। आगे, PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड ईसापुर विलेज, सोचिए अलियार और ईसापुर विलेज वाटर अनफिट टू ड्रिंकिंग इन 2012, और ये डेट कब आई है, 2018, नवंबर 2018 की खबर है। करंट अफेयर इस तरीके से ज्योग्राफी से उठा के या कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। बच्चे को यही समझना होता है कि इस तरीके की जब खबरें सामने आए तो उसे पता होना चाहिए कि मामला है क्या, कहां से ये क्वेश्चन बन पा रहा है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को देखा जाए। अब यहां इसीलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स जो एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं तो वहां पर समझ में आ जाता है कि उनको समझ में नहीं आ पाता कि क्वेश्चन बन कहां से रहा है। यहां आके मेरे जैसे टीचर्स की ये क्लासेस इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो बता रहे होते हैं कि बेटा देखो करंट अफेयर में ये चीजें पढ़ के जाओगे तो तुम्हें फायदा होगा। जैसे अलियार रिजर्वायर के बारे में एक रिजर्वायर है, अलियार विलेज के अंदर पोलाची टाउन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, समझे। ईसापुर जो है वो भी पेनगंगा रिवर के ऊपर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर ईसापुर डैम, और कंसबाती रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है 1956 में बना, इंडियन सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर बना, और बाकुरा हुगली बंगाल के अंदर बना, और कंसबाती नदी का नाम है। तो देखो यहां पर नदी भी याद करनी है, यहां पर आपको क्या नाम है, नदी के नाम के साथ साथ आपको क्या कहते हैं,
वो डैम का नाम याद करना है, कौन से स्टेट में है वो याद करना है, कौन सी उसके ऊपर और दूसरे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो याद करने हैं। रट्टा तो लगाना पड़ेगा, हम अपनी क्लास में रट्टा इसीलिए लगाते हैं कि रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टे के बगैर काम नहीं चलेगा, इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे अगला पॉइंट यहां पर ये आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन ये है, इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी, HCNG, हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG। अच्छा, मजे की बात, आप बहुत सारी जगह पे HCNG की फोटो लिखी हुई देखेंगे कि हाइड्रोजन CNG एज फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रपोजल है, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन CNG इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। देखो यहां पर यही शब्दों का खेल होता है, शब्दों का जो खेल होता है ना, जिन शब्दों से यूपीएससी आपके साथ खेलता है। देखो यहां शब्द एलिमिनेशन आ गया है, एलिमिनेशन का मतलब बिल्कुल खत्म कर देगा। दूसरा, HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन एमिशंस। देखो यहां शब्द है रिड्यूसेस, यहां शब्द है एलिमिनेशन, ये दो शब्दों को ध्यान रखना, पेपर में बच्चा यही गलती करता है। तीसरा, हाइड्रोजन अप टू 1/5 का मतलब अप्रोक्सीमेट 20%, ठीक है, बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद, ब्लेंडेड का मतलब मिक्स कर देना, हाइड्रोजन CN मतलब CNG एज फ्यूल ऑफ बसेस। देखो ध्यान से, ठीक है, मैं अभी शब्दों के खेल के ऊपर बता रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी हाइड्रोजन अप टू 1/5, यहां पर ये खेल इधर है 1/5 बाय वॉल्यूम, ठीक है, और ब्लेंडेड विद CNG। देखो नाम से पता लग रहा है कि CNG में हाइड्रोजन मिलाई जाएगी, नाम से पता लग रहा है कि CNG में हाइड्रोजन मिलाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि CNG में हाइड्रोजन मिलाई जाएगी, लेकिन कितना परसेंट ये आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे 1/5 यानी 20%। देखिए नॉर्मली ये फैक्ट ठीक है कि हाँ 20% बिल्कुल ठीक बात है, 1/5 या 20%, लेकिन ऊपर रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक है। कोई भी नया मतलब पॉल्यूशन के मामले में यहां रिड्यूस कर रहा है यानी कम कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एलिमिनेट कर रहा है, खत्म कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं होता जल्दी से, क्योंकि जहां कंबशन होगा वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी ही बनेगी, चाहे कुछ कर लो। आगे, HCNG मेक्स फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG, बिल्कुल सही बात है, मतलब एक्सपेंसिव तो कम होगा ही होगा, इसको हम देख लेते हैं। अब आगे सबसे मेन बात यह है कि यहां पर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ओनली वन, यानी सिर्फ वन ठीक है। वन ठीक कैसे होगा आप खुद बताइए, क्योंकि यहां पर मैंने बताया एलिमिनेशन जो शब्द है वो गलत है, उसके ऊपर हमारे को शक रहना, मतलब उसको देखना पड़ेगा कि भाई वो ठीक तो नहीं है, तो एलिमिनेशन शब्द ठीक नहीं है, तो पहला वाला हो गया गलत। नॉर्मली थोड़ी सी बुद्धि यही लगानी होती है और शब्दों को समझना होता है। एलिमिनेशन का मतलब पूरे तरीके से खत्म कर देना। अब बार बार मैं स्लाइड को आगे पीछे पढ़ के सुनाऊं, इससे अच्छा तरीका यही है मेरे पास कि मैं आप लोगों को इसकी PDF हमारे ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा कि रोज के जो 10 क्वेश्चन है, तो जो भी इसको देखे वो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो हम ये वाले PDF उसमें भेज देंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो दूसरा ठीक है। तीसरा, हाइड्रोजन अप टू 1/5 मैंने बताया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चौथा, लेस एक्सपेंसिव। देखो कभी भी याद रखना, जब भी कोई चीज नया जुड़ता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, और कॉस्ट भले ही फ्यूल की ना बढ़े लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती है, इसीलिए लेस एक्सपेंसिव हम यहां पर नहीं मान सकते, और नॉर्मली कहा भी गया है कि कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसलिए बी आंसर इसका काफी मतलब बिल्कुल ठीक है, जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको एक बार हिंदी में पढ़ के देख लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि कथनों पर विचार कीजिए। HCNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के
उत्सर्जनों का विलोपन है। दूसरा, ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। जैसे मैंने कहा, यहां विलोपन यानी खत्म कर रही है और यहां कम करती है। कम करती है ठीक है, विलोपन गलत है। बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक, मतलब ये गलत है, क्योंकि इसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो यहां काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैसा ज्यादा लगेगा। इस भी यानी दूसरा तीसरा ठीक है, पहला चौथा गलत है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया? क्वेश्चन आया क्यों? तो करंट अफेयर्स के अंदर देख लो, जुलाई 2018 का है, यानी PT जून में हुआ था, जुलाई 2018 में आया कि CNG टू हाइड्रोजन व्हाई स्विच एंड हाउ। ये बाकायदा एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का 27 जुलाई 2018 का है। HCNG इज अ ब्लेंड ऑफ हाइड्रोजन एंड CNG। द आइडियल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज बीइंग 80%, 1/5 का मतलब 2018 जो भी, कंपेयर टू कन्वेंशनल CNG। ठीक है, उसके बाद आगे एक पूरे का पूरा लिस्ट इसमें दे दी गई है। मैं इसीलिए इस वीडियोस को बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बच्चे को लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका रूट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कॉज ऑफ द क्वेश्चन क्या है। UPSC की अमूमन आदत होती है कि उस टाइम पर मेरे को ऐसा लगता है कि UPSC नॉर्मली पेपर को डिसाइड करते हुए अखबार से ज्यादा कुछ नहीं उठा रहा, और क्योंकि अखबार उठा रहा है तो सारे पेपर अखबारों के ही हैं और पिछले 1-1.5-2 साल के ही पेपर उठा के वो क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होता हो जो क्या नाम है किताब को या वैसे उठाकर बनाया जाता हो। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। के वो जो बादल वाली रात होती है ना, उसमें क्लाउडी नाइट में जो ड्यू ड्रॉप्स यानी कि जो हिमांक हैं वो क्यों नहीं बनते, यानी उसमें जो क्या नाम पत्तों पे जो वो जम जाती है, बर्फ से जम जाती है, वो क्यों नहीं बन पाती। क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो यहां पर ही शब्दों का फिर वही खेल है, एब्जॉर्ब, ये शब्द जो है यही आपके नंबर कटवाते हैं। दूसरा, रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन, यहां रिफ्लेक्ट, एक में एब्जॉर्ब है कि जो ऊपर से रेडिएशन आएगी अर्थ के सरफेस से उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे यानी अवशोषित कर लेंगे। दूसरा, रिफ्लेक्ट बैक, वापस भेज देंगे। तीसरा, अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, क्लाउडी नाइट्स के अंदर अर्थ का टेम्परेचर लो होता है, समझे, यानी अर्थ सरफेस और लो टेम्परेचर, ये दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है। क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। देखो ये तो एक बकवास सी बात है कि जो बादल है वो चलती हुई हवा को नीचे भेज देते हैं। ये क्वेश्चन यहां ध्यान रखना, हवा चलते ही बादल गायब हो जाएगा, हवा चलते ही बादल गायब हो जाएगा, ये याद रखिएगा। हवाएं बादलों को खिसका के लेके जाती हैं, बादल हवाओं को नहीं रोक सकते, तो चौथा तो आउटवर्डली रिजेक्ट है। अब उसके बाद अर्थ सरफेस, ऊपर वाले तीन हैं जो हमारे को देखने हैं, ठीक है। अब इसे एक बार हिंदी में देख लें, फिर पूरे का पूरा कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेंगे और फिर आगे, क्योंकि इस क्लाउडी नाइट के ऊपर क्वेश्चन किस वजह से बना उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि मेघाच्छादित रात में औस की बूंदें क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेता है। दूसरा, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देता है, तो यहां पर अवशोषित हो गया, यहां परावर्तित हो गया। मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम रहता है। अब भाई ये लोगों को लगता है गलतफहमी कि ऊपर अगर बादल हैं तो नीचे जो है वो तापमान कम रहेगा, लेकिन समझ लीजिए जब कई बार क्या होता है, बारिश का मौसम होता है और ऊपर बादल होते हैं तो नीचे समस्या ये होती है कि घुटन सी हो जाती है, गर्मी और घुटन होती है। वो क्यों होती है वो अभी समझ में आ जाएगा। बादल बहती हुई पवन से भूमि तल की अग्नि विक्षेपित कर देते हैं, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इसको पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कि यहां पर ये कुछ नहीं होता। अगर आप नॉर्मल उसमें देखें कि हवा, अगर जो जमीन का तापमान -44 डिग्री सी है यानी 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो तापमान ऊपर जाएगा, मतलब हवा अगर यानी टेम्परेचर सीधा ऊपर जा रहा है तो रात ठंडी होगी, बिल्कुल, क्योंकि ठंड और गर्मी सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करती है कि हमारी जो जमीन है वो कितनी ज्यादा वायु को अवशोषण, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रही है या रिलीज कर रही है। अर्थ ने हीट को रिलीज किया, सारी हीट ऊपर चली गई, वापस कुछ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधी हीट ऊपर चली गई, आधी नीचे आ गई, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर -4 से 2 डिग्री सी हो गया, लेकिन सारी हीट वापस आ गई।
सारी जो किरणें ऊपर गई थी, जो क्या नाम है ऊष्मा की किरणें जो थी वो ऊपर गई, वो बादलों से टकराकर जब वापस आई, तापमान हो गया 45 डिग्री फ़ारेनहाइट या 7 डिग्री सी। ये समझिए असलियत में यानी मेघाच्छादित रात जो होती है उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब हीट जो है उसे वापस भेज दिया जाता है, यानी क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, क्लियर नाइट जो साफ आसमान होगा उसमें सारी ऊष्मा आसमान में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन बादल होंगे तो ऊष्मा टकरा कर वापस आ जाएगी, इसीलिए क्लाउडी नाइट का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन। बी पॉइंट, क्लाउड्स जो है वो अर्थ के रेडिएशन को बिल्कुल वापस उसी फॉर्म में भेज देते हैं, इसलिए क्लाउडी नाइट्स जो है, जो बादल मेघाच्छादित रातें होती हैं उनमें क्या नाम है ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको नोट्स वोट्स चाहिए तो मेरे से मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप को, और उसके अंदर आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ एक क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा एक चेंज है, यहाँ 44th अमेंडमेंट है। The 44th Amendment to Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review। ये क्वेश्चन है भाई कि क्या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर मतलब हटा देना चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आया उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। ऊपर वाले में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट से प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो बाहर होता है, दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि 99th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेटिव होगा। अब देखो ध्यान से, यहां सारा खेल फैक्ट का है, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। यहां पर आपको कंसेप्ट प्लस फैक्ट देखना पड़ेगा कि दोनों चीजें क्या इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर देखो, आर्टिकल प्लेसिंग एन इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को जुडिशियल रिव्यू करना है या नहीं करना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब आप एम लक्ष्मीकांत या PM बख्शी जैसी किताबें पढ़ रहे होते तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि पढ़ना होता है नहीं पढ़ना होता है। इसका मतलब ये है जुडिशियल रिव्यू के मामले में कलेश तो आया था। तो यानी वो केस कब था, वो इंदिरा गांधी का केस था राजनारायण के अगेंस्ट। जब वो इलेक्शन लड़ रही थी तो इलेक्शन जीत जाती है। इलेक्शन जीतने की वजह से क्या होता है कि इलेक्शन के अंदर जो है कमियां पाई गई और ये देखा गया कि सरकार मतलब इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने में। इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो इलेक्शन था उसे निरस्त कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि चुपचाप दोबारा इलेक्शन, और 6 साल के लिए बैन लगा दिया। इंदिरा गांधी ने वहां एक तरीके से जिसे कहते हैं अपनी राजनीति बचाने के लिए अड़ियल पने पे आके उन्होंने एक काम किया कि 39th, अब यहां वो फैक्ट है, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पास किया 1973 के अंदर। ये कह दिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये जो 39th वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया और ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की सीट भी जायज होगी, और ये सरकार ने ही किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का उसमें नंबर नहीं आया था, सरकार ने मान लिया था कि इंदिरा गांधी ने गलत किया। यानी यहां फैक्ट के अंदर ये क्वेश्चन गलत है, ये समझ लीजिएगा। फैक्ट के अंदर ये क्वेश्चन गलत, मतलब ये उलझा हुआ क्वेश्चन है। 39th की जगह 44th कर दिया, काम खत्म। अब आगे इसमें ये है कि मामला ये है कि 2014 के अंदर सरकार जो है वो नेशनल NJAC जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आई, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सरकार ने ये कहा कि आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। सरकार ने उसे साफ कह दिया कि ये जो है वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है, इसलिए इसे नहीं माना जाएगा। और ये तारीख थी लगभग 2014 के अंदर ही। तो ये कलेश था,
और ये लगातार डिबेट और डिस्कशन में था, और 2019 के इलेक्शन के अंदर भी इसके ऊपर बातचीत की गई थी, इसी वजह से ये मामला वहां पर आया। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं भाई, एक नीचे वाला फैक्ट ले लिया, ऊपर उसके साथ किसी दूसरे को जोड़ दिया, काम खत्म। तो इसलिए 2 ठीक है। अब इससे अगला, अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। देखो असलियत में हमारे को यही चीज देखनी होती है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये हमें अक्सर फंसा के खड़ा कर चुके होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोशन टू इम्पीच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये सोचिए कि इस टाइम पर मेन बात क्या है कि जुडिशरी और मतलब 2019 में जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में एक टसल चल रहा था कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में मामला हो या ना हो, और बीच में जस्टिस दिनाकरन केस आया था और 1-2 केसेस और आए थे, जिसके अंदर ये शोर मचा हुआ था उस टाइम पर भी कि जज साहब को हटाया जाए या ना हटाया जाए, इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू किया जाए या ना किया जाए। हालांकि जज साहब पहले ही जो है वो अपना रेजिग्नेशन देके खिसक चुके होते हैं और आज तक किसी जज के ऊपर प्रॉपरली सक्सेसफुली काम वो आगे नहीं बढ़ पाया है मामला। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये टॉपिक तो बनता है, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय। ये जो शब्द है ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई असलियत में ये कैचिंग वर्ड्स होते हैं, ये एक कैच है आपके लिए या ये एक ट्रैप है आपके लिए कि क्या स्पीकर उसको रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। सोचिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, यहां सबसे पहले कि इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि क्या काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और मिसबिहेवियर क्या इसको डिफाइन किया गया है, तो साफ सी बात है यहीं पर सवाल है। डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स, तो ना तो डिफाइन किया गया है ना डिटेल्स दी गई हैं। मिसबिहेवियर को डिफाइन किसी भी मामले में डिफाइन नहीं किया गया है और उसकी डिटेल्स भी किसी भी मामले में नहीं दी गई हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर दूसरा वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। पहले वाले में क्या, कैन नॉट बी रिजेक्टेड, बिल्कुल गलत बात है। कैन बी रिजेक्टेड बाय सुप्रीम स्पीकर ऑफ, स्पीकर को मनाना जरूरी है। स्पीकर चाहे तो इंपीचमेंट प्रोसेस को टेबल ना होने दे, कोई कुछ नहीं कर सकता उनके डिसीजन का। आगे सी पॉइंट, Details of the process of impeachment of judge of the Supreme Court are given in the judges। हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में प्रॉपर डिटेल्स दे रखी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी कोई मामला चले तो यूपीएससी के कैंडिडेट को जब वो इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता है तो अलग अलग सोर्सेज से पढ़े और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़े। इसीलिए यूपीएससी का स्टूडेंट अक्सर जो है वो फंस जाता है कई मामलों के अंदर कि वो कई चीजें, अब जैसे लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, बच्चा कहेगा ये कहां से आ गया। अरे भाई जब वो इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ रहे होते हो तो उसके ऊपर साथ साथ ही बताया जाता है कि कौन सा इंक्वायरी एक्ट है या क्या है, और बच्चा, और अगर टीचर ने नहीं बताया तो बच्चे को पढ़ना चाहिए अपनी तरफ से। अब अगला, इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन टेकन अप फॉर वोटिंग, ठीक है। If the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament। बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए। दूसरा, each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house। टोटल मेंबरशिप उस हाउस की कितनी है उसके ऊपर मेजोरिटी होनी चाहिए, एंड बाय नॉट लेस देन 2/3। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी 3 और 4 जो है सी, ये ठीक है। बाकी कि भाई दोनों हाउसेज होने चाहिए, हाँ ये तो पूरा इंपीचमेंट प्रोसेस है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला, 9th शेड्यूल बाय वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। देखो भैया, अब 9th यहां पर ये बहुत सिंपल और गूगली क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने ईमानदारी से थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल्स थे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया चंपाकम दोराईराजन केस के बाद, और ये देखा गया कि भैया उसके अंदर रिजर्वेशन और दूसरी चीज़ों को देने के लिए हमारे सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। इसीलिए सेक्शन 35A, सेक्शन 31B
आर्टिकल 31B कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डाला गया, 31B लिख लीजिएगा, वो डाला गया और साथ में 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 31B में लिखा गया कि इस आर्टिकल के अंदर बनाया गया कोई भी कानून और 9th शेड्यूल में लिखा गया कोई भी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़ा हुआ कानून, उसके ऊपर उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आप पढ़ेंगे, लेकिन इसका मामला यदि पहला है तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर ही हुआ था, स्ट्रेट सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरा ये हम कर चुके हैं। अब ये क्यों आया क्वेश्चन, देखो यार ये वाला क्वेश्चन 9th शेड्यूल वाला जो है लैंड रिफॉर्म्स और बहुत सारे दूसरे रिफॉर्म्स के मामले में था, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज भी पास हुई होंगी, तो कोर्ट को हमारे को मतलब संसद भवन को और कोर्ट को देखते रहना पड़ेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 2-4 पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, आगे अगला है कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। बिल्कुल ठीक बात है, समझे। कोल सेक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। भाई सीधी सी बात है, कोलगेट स्कैम के ए राजा एंड ऑल, उनके अभी भी क्या नाम है 2018 तक स्टेटमेंट्स आ रहे थे, या यूं कहें कि 2018 के आसपास तक उन मामलों में डिसीजंस आ रहे थे, तो इसलिए पॉसिबली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है कि 1971 नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। 1973 में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 पास किया गया, मोदी गवर्नमेंट ने इसे रिपील कर दिया गया है। Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस टाइम पर कोल जो है वो अपनी टोटल कैपेसिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, तो नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, बिल्कुल गलत बात है, नो। तीसरा, till recently India imported coal to meet the shortages, imported coal to meet the ठीक है अब तक, बट नाउ ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हमारे को बहुत सारा कोल बाहर से मंगाना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी गई है, लेकिन अभी तक उसके अंदर 100% वो जो है सक्सेस हमारे को नहीं मिल पाई है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस एक्ट 1959 में exempts several posts from the disqualification on the grounds of ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोनिया गांधी को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी थी इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, और टिपिकली पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि पार्लियामेंट जो है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualifications on the ground of ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भाई बिल्कुल ठीक बात है कि हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर्टिकल 102 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में साफ तौर पर दिखाया जाता है कि भाई जो है बहुत सारे लिस्ट हैं जिनके अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर किया गया है सेवरल पोस्ट, बिल्कुल ठीक बात। अगला, दूसरा, अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स से देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये अलग अलग ईयर्स में अमेंड होता रहा है, और 2013 में भी लास्ट टाइम हुआ था। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड। देखो यहाँ ये जो वेल डिफाइंड वाला पार्ट है ना, इसको हमेशा याद रखना, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और किसी भी ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर करना और ना करना ये सरकार की और खासकर संसद और विधानसभा के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए सेक्शन 102 के अंदर अगर आप आर्टिकल 102 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास इसका ए ऑप्शन 1 और 2 ये दो ठीक है, ये वाला गलत है वेल डिफाइंड वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ट्राइबल ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें समझिएगा। शेड्यूल 5 जो है, यहाँ शेड्यूल्स सोच कर देखिए, 2 क्वेश्चन शेड्यूल से आ चुके हैं और 2 क्वेश्चन हमारे पास अमेंडमेंट से आ चुके हैं। सोच कर देखिए, कौन पॉलिटी के क्वेश्चन है कि भाई विच शेड्यूल, तो 5th शेड्यूल में साफ तरीके से लिखा गया है कि गवर्नर ही सब चीजें डिसाइड करेगा कि किस तरीके से क्या होना है, और गवर्नर की ही सारी अथॉरिटी होती है, और गवर्नर ही सारे के सारे काम कर रहा होता है। मतलब उसे असलियत में यहां तक अथॉरिटी होती है कि सेंटर ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो उस कानून को स्टेट में लागू करे ना करे, होने दे ना होने दे, वो सारी चीजें उसके पास होती हैं। तो ये समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये।
ठीक है, तो दोस्तों अल्टीमेटली हमारा आज का ये सेशन 10 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन अच्छा इसकी लिस्ट में आप लोगों को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दूंगा, 10 क्वेश्चन जो उसके हैं, और ये वीडियो हम इसमें डाल चुके हैं और इस वीडियो के साथ ही ये 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप इन्हें सॉल्व करते रहिएगा। 10 साल के मतलब 13 से लेकर 23 तक का 10 ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे पीटी के अंदर, ताकि एक तो ये रिवीजन हो जाए, आप थोड़ा बहुत टाइम मुझे दे देंगे तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन हम करवा देंगे। बाकी हमारे एनसीईआरटी के जो कोर्सेज हैं उनको आप ज्वाइन करें तो आपको और ज्यादा डीप नॉलेज इसमें मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।